अच्छा जी, तो हमने अभी तक क्या चीज़ें डिस्कस की हमने, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन एरिया, और बेसिक्स यहाँ सारे हमारे डेवलप होते हैं, और ये बेसिक्स हमें आगे एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी, फॉरेक्स में भी और जगह भी ये सारी चीज़ें हमें काम आती हैं। यहाँ हमने डिस्कशन स्टार्ट किया बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में अबाउट टूल्स, टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। राइट, एंड उसमें हमने प्राइमरीली DCF टेक्निक्स का जिक्र किया, NPV, IRR, और हमने कहा इन दोनों टेक्निक्स में हमें कैश फ्लो डिटर्मिनेशन सीखनी है एक्चुअली, और हमने डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन सीखनी है। राइट, फिर कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के डूज एंड डोंट्स, ये सारा जो हिस्सा है ये है एक्चुअली बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पार्ट। ये डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन की पूरी डिस्कशन है एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फिर कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स, राइट, इनकी हमने एक लिस्ट बनाई और हमने कैश फ्लो प्रोजेक्ट के रेलेवेंट कैश फ्लोज कैसे बनाते हैं ये बनाना सीखा है अभी तक प्राइमरीली। कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, इसके सर्टेन डूज हैं और सर्टेन डोंट्स हैं, इसका सारा जिक्र हमने किया है, और ये लास्ट वेबिनार में ये सारी बातें हमने की, इसकी डिस्कशन भी की थी। कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के जो डूज हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें रेलेवेंट कैश फ्लोज, डिसीशन रेलेवेंट कैश फ्लोज का आइडेंटिफाई करना, एंड इंश्योरिंग that we do not incorporate any irrelevant cash flows in our workings, right? Project specific decision relevant cash flows हम बनाते हैं, इसमें हमें प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक टैक्स इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करने आने चाहिए, हमें इन्फ्लेशन इफेक्ट्स को अकाउंट फॉर करना आना चाहिए। ये सारी बातें हम कर चुके हैं पिछले 2-3 जो वेबिनार्स हुए हैं हमारे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और आपने ये सारे लेक्चर्स देखे भी हैं, कुछ दोस्तों ने इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे। देन वी हैव डोंट साइड पे, यानी हमें रेलेवेंट कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करना, टैक्स इफेक्ट्स ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट करने आने चाहिए। इन्फ्लेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनल रियल का डिफरेंस, व्हेन टू यूज़ नॉमिनल, व्हेन टू यूज़ रियल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या हैं, इनको अकाउंट फॉर करना, इसका हमने एक टेबल भी यहाँ समरी बनाई थी। डोंट वाली साइड पे रेलेवेंट कैश फ्लोज, कोई नॉन कैश आइटम्स हमें नहीं इनकॉर्पोरेट करने, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज बावजूद इसके कि ये कैश फ्लोज होते हैं हम नहीं अकाउंट फॉर करते अनलेस इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन सिर्फ क्लैरिटी के लिए मैं ये बात लिखता हूँ, क्योंकि हम पढ़ते इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के प्रोजेक्ट में और उस प्रोजेक्ट कैश फ्लोज में फाइनेंसिंग कैश फ्लोज रेलिवेंट नहीं होते। जब डिसीजन ही फाइनेंसिंग है कि मैं बैंक ए से लूँ या बैंक बी से लूँ, या मैं यूं कहूं इस बात को कि मैं लीज कर लूं या बोरो करूं, तो फिर नेचुरली इट बिकम्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड व्हेन इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन देन लॉजिकली फाइनेंसिंग कैश फ्लोज आर रेलेवेंट। सो इसकी बात हम कर चुके पिछले 2-3 वेबिनार्स में, इसके लेक्चर्स भी आप देख चुके। फिर मैंने आपसे कहा था कि अब आप मजीद आगे के लेक्चर्स भी देखिएगा। अब उन आगे के लेक्चर्स में आपने क्या देखा होगा या अभी तक अगर पूरे नहीं देखे तो मैं एक बार उनको डिस्कस करता हूं कि उन लेक्चर्स में क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। उससे रेलेवेंट आपके कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ तक भी हैं, वो भी हम आंसर करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि गोइंग फॉरवर्ड अब नेक्स्ट इस वीक जो कमिंग वीक है, मंडे टू सैटरडे इंक्लूडिंग टुडे आफ्टर द क्लास, आपने क्या लेक्चर्स और देखने हैं। जब आप ये बेसिक्स पढ़ लेते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखेंगे, इससे इर्द गिर्द काफ़ी हमने प्रैक्टिस की है, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी किए हैं, राइट।
फिर एक इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, विच इज़ वन ऑफ दैट इज़ पीरियोडिक कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट. बिफोर वी मूव ऑन टू सेंसिटिविटी साइड, पीरियोडिक कैश फ्लोज एंड देयर डिस्काउंटिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो हमने डिस्कस किया है. जनरली जब हम कैश फ्लोज बनाते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड ऑफ दैट ईयर एंड वी डू व्हाट वी कॉल कंजर्वेटिव डिस्काउंटिंग. किसी ने सवाल भी पूछा था व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेटिव डिस्काउंटिंग, तो मैंने आंसर भी किया था, राइट, कि हम पूरे साल, यानी एक साल है जनवरी टू दिसंबर, तो नेचुरली कुछ कैश फ्लोज जनवरी में होंगे, कुछ फेब में होंगे, कुछ मार्च एंड सो ऑन, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर. बट वी अज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग दैट ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम पूरे साल का डिस्काउंट फैक्टर लगा के उन्हें पीछे लाते हैं. सो एक्चुअली वो इनफ्लोज होते हैं. सो वी डिस्काउंटिंग का इम्पैक्ट, जब हम पूरे साल की डिस्काउंटिंग लगेगी तो एक्चुअली मटेरियल बन जाएगा. दैट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव डिस्काउंटिंग. तो जनरली इन द एब्सेंस ऑफ any information to the contrary, we make this assumption that all cash flows of a year occur at the end of the year. But in certain questions, आपको specifically, when we say periodic, by periodic we mean non-annual actually. तो वो क्वेश्चन आपको खुद कहता है कि जी ये कैश फ्लोज कुछ क्वार्टरली बेसिस पे होंगे, कुछ कैश फ्लोज हैं ये सेमी एनुअल बेसिस पे होंगे, ये वाले कैश फ्लोज हैं फॉर एग्जांपल ये मंथली बेसिस पे होंगे. तो जब क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कह दिया तो वी कांट गो अगेंस्ट अ स्पेसिफाइड गिवन इंफॉर्मेशन, राइट. असम्पशन इज मेड व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्ररी. जब एक इंफॉर्मेशन मौजूद हो गई तो अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर क्वार्टरली कैश फ्लोज हैं तो वी हैव टू डिस्काउंट देम ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, है ना. मतलब ये हुआ इस बात का कि अब अगर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जी देयर विल बी कैश इनफ्लो ऑफ 15 मिलियन एवरी क्वार्टर, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि 4 क्वार्टर तो 60 मिलियन यहां हो जाएगा. नो, अब हम ये ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं कर सकते. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको जब हम डिस्काउंट करेंगे तो हमें एक क्वार्टर पीछे लाना पड़ेगा. इसे डिस्काउंट करेंगे तो हम 2 क्वार्टर पीछे लाएंगे. इसे डिस्काउंट करेंगे तो इसे 3 क्वार्टर पीछे लाएंगे. इसे डिस्काउंट करेंगे तो फिर 4 क्वार्टर कह लें या होल 1 ईयर, यहां हम ईयर की डिस्काउंटिंग लगा सकते हैं. तब ये कौन से कैश फ्लोज हो गए, ये मैं आपकी विंडो ओपन कर रहा हूँ. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेबिनार इज नॉट टू बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ द रिकॉर्डेड लेक्चर. वो लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं. मैं यहाँ एक विंडो ओपन कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जब आप ये चीज़ कंप्लीट करते हैं तो आपके पास एक एरिया जो और आता है वो यहाँ पीरियोडिक कैश फ्लोज एंड देयर डिस्काउंटिंग का आता है. तो पीरियोडिक कैश फ्लोज एंड देयर डिस्काउंटिंग को मैं एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ कि जनरली तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सारे, अगर कुछ ना लिखा हुआ हो और हमें कहा जाए कि ईयर 1 में 60 मिलियन का कैश फ्लो होगा, तो फिर तो हम पूरा का पूरा 60 मिलियन यहाँ रखेंगे, अज्यूमिंग ऑल कैश फ्लो, द एंटायर कैश फ्लो ऑफ द ईयर अकरिंग एट द एंड, और इसे पूरे 4 क्वार्टर कह लें या 1 ईयर बेसिस पे डिस्काउंट कर देंगे. अगर क्वेश्चन सिर्फ ये कह दे कि ईयर 1 में कैश इनफ्लो होगा 60 मिलियन, नेचुरली ईयर 1 में अगर होगा तो एट द एंड नहीं होगा, कुछ पहले महीने होगा, कुछ दूसरे महीने, एंड सो ऑन 12 महीनों में होगा. लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्काउंटिंग. लेकिन अब जब क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कह दिया कि कैश फ्लोज आर ऑन क्वार्टरली बेसिस, अब हम ये नहीं कर सकते. अब हमें इसको क्वार्टरली बेसिस पे इन कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करना है. जब क्वार्टरली बेसिस पे डिस्काउंटिंग करनी है तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग के लिए, पीरियोडिक हमें रेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड दैट्स वेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक रेट, नॉन एनुअल रेट. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा एनुअल रेट है, हमें कहा जाए कि जी हमारा डिस्काउंट रेट है 20%, तो नेचुरली 20% एनुअल है, पर एनम है ये रिक्वायर्ड रेट हमारा. तो अब हमने इसमें से क्वार्टरली रेट निकालना है. क्वार्टरली रेट ऐसे नहीं निकलेगा, ये एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर. और क्यों नहीं निकलेगा,
क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है, ये फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको मिलेगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप जाके देखेंगे। हम इसे डिवाइड बाय 4 करके ये नहीं कहेंगे कि ये 5% पर क्वार्टर है, नो, बल्कि इसका फॉर्मूला हम सीखते हैं इक्विवेलेंट रेट का यहाँ पर, कि अगर एनुअल रेट है हमारे पास 20% तो उसका इक्विवेलेंट क्वार्टरली रेट 5 नहीं होगा, 5 से कम होगा, और इक्विवेलेंट क्वार्टरली रेट वुड मीन 1.2 पावर 1/4 माइनस 1। तो निकालें क्या आता है इक्विवेलेंट क्वार्टरली रेट। ये फॉर्मूला सिखाया गया है, इसकी लॉजिक एक्सप्लेन की गई है, और ये आपने जाके देखना है। It becomes 4.66. So the equivalent quarterly rate for 20% annual rate is not 5, is 4.66. तो हम जो डिस्काउंटिंग करेंगे, जब यहाँ डिस्काउंटिंग करेंगे तो हम यहाँ कहेंगे it should be 1.0466 power 1, right? 1.0466 power 2 power 3, यहाँ करेंगे हम, हाँ 1.0466 पावर 4 कर दें और 1.2 पावर 1 कर दें, एक ही बात है ये, ठीक है। तो यहाँ दोनों में से एक ही नतीजा निकलेगा। ये हम सीखते हैं यहाँ व्हाट वी कॉल्ड पीरियोडिक कैश फ्लोस एंड देयर डिस्काउंटिंग। फिर हमने इसके क्वेश्चंस भी कुछ किए हैं, इसकी पिक्चर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। जिन लोगों ने ये देख लिया है, I am sure they can relate to what I am saying. Opportunity cost is an actual loss, it's non-cash loss. It is a cash loss. Who says opportunity cost is a non-cash loss? मैं भी explain करता हूँ। सनाउल्लाह कुरैशी साहब, मैं भी आपको explain करता हूँ। It's not like depreciation, it's an actual cash loss, opportunity loss. यहाँ तक ये इक्विवेलेंट रेट की बात क्लियर हुई सबको। ये आपने जाके देखना है पीरियोडिक कैश फ्लोस एंड देयर डिस्काउंटिंग थ्रू इक्विवेलेंट पीरियोडिक रेट्स। मंथली होगा इस फॉर्मूला में, ये ER इज इक्विवेलेंट, ER इज इक्विवेलेंट रेट, इसे लिखते हैं सॉरी EN, राइट बेटा, ये EN है, ये दोबारा तस्वीर लेके भेजें। दिस इज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पीरियड्स। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स मंथली निकालेंगे तो यहाँ हम 12 कर देंगे, हाफ ईयरली निकालेंगे तो हम यहाँ 2 कर देंगे। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ हमारे एक दोस्त के सवाल की तरफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना सिर्फ खुद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बल्कि अगर इससे रिलेटेड कोई टैक्स इम्पैक्ट है वो भी रेलेवेंट होता है। कैसे होता है हम ये एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, आप अज्यूम करें कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो ये कहता है कि आप बताइए, कैलकुलेट करें फाइनेंशियल फीजिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स, लेट्स से, राइट। अब जो मशीन आप इसमें यूज करेंगे फॉर प्रोडक्ट एक्स इज बीइंग यूज्ड currently for producing, let's say, product A, और उससे आपको आ रहा है, you're producing, let's suppose करें 1 million units having a contribution margin of ₹5 per unit, right? If you produce machine to be used for product X is being used currently for producing product A. अब जब आप product X बनाएंगे, so naturally you will not make product A. तो product A का ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी opportunity cost, है ना। You will lose, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। साहब ये बात समझ में आ रही है हमें कि अगर मैं प्रोडक्ट एक्स बनाऊंगा
तो फिर प्रोडक्ट ए नहीं बना सकूँगा। जब नहीं बनाऊँगा तो वो क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ये बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ठीक हो गई। तो अब मैं लूज़ करूँगा, मैं क्या लूज़ करूँगा, मैं एक्चुअली लूज़ करूँगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखूँगा विच इज़, जब मैं प्रोडक्ट एक्स की फीजिबिलिटी बना रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज बना रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब क्या हो जाएंगे ये कैश फ्लोज होते जो अब नहीं होंगे बिकॉज ऑफ इट। तो डिसीजन के दो अल्टरनेटिव आ गए, रेलिवेंट और इरेलीवेंट का लिटमस टेस्ट। इफ आई मेक प्रोडक्ट एक्स, I will not have those cash flows. If I do not make product X, I will have those cash flows. जो कैश फ्लोज डिसीजन के एक अल्टरनेट पे हों और दूसरे अल्टरनेट पे ना हो, वो रेलिवेंट हो जाते हैं। बाकी नाम उनका संक। अच्छा, जो कैश फ्लोज डिसीजन के दोनों अल्टरनेटिव पे मौजूद हों, वो क्या हो जाते हैं, वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। अब नाम हम उनका अपॉर्चुनिटी दें, संक दें, हमारे लिए जो इररेलेवेंट और इररेलेवेंट की डेफिनेशन है। तो दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रेलेवेंट कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो यूं होगा कि मैं ये कैश इनफ्लो अर्न नहीं कर पा रहा, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 5 मिलियन, 1 मिलियन इंटू 5, ये मेरा नुकसान है। इट्स अ रेलेवेंट आइटम, इट्स अ रेलेवेंट कैश फ्लो, राइट। द CM ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये मैं लिख देता हूं, लॉस्ट CM ऑफ प्रोडक्ट A। अच्छा, अब ना सिर्फ ये कि अभी आउटफ्लो हो गया, अगर ये इनफ्लो हो रहा होता, जब मैं प्रोडक्ट A बना रहा होता, तो प्रोडक्ट A जब मैं बना रहा होता तो मैं ये CM भी अर्न करता, मैं इस पे टैक्स भी देता। लेट सपोज करें 30% टैक्स है, तो मैं 1.5 का टैक्स भी देता। अब क्या है, जब मैं ये प्रोडक्ट A नहीं बना रहा तो ये मेरा लॉस्ट है और ये मेरी इस लॉस पे टैक्स सेविंग है, एक्चुअल टैक्स सेविंग, क्योंकि जब मेरी इनफ्लो नहीं हुआ वो नुकसान है, तो जो टैक्स मुझे भरना था वो मेरी क्या हो गई, टैक्स सेविंग। तो ये P&L का भी हिस्सा बनेगा, इस पे टैक्स भी आएगा, ये प्रॉफिट का नेचुरली हिस्सा बनेगा। और इस पे 1.5 की जब हम पूरे प्रॉफिट पे टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो इस 5 मिलियन पे भी टैक्स सेविंग हो रही होगी। इज दैट ओके सनाउल्लाह साहब? डज दिस मेक सेंस? व्हाई इज दैट रेलिवेंट, और इसका टैक्स इफेक्ट भी रेलिवेंट है, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? ये बात आपको क्लियर हो गई? अब आप बताइए कोई और क्वेश्चन है किसी का भी, वरना मैं आगे बढ़ूं। की भी तस्वीर ले लें और भेज दें। ZCL में रॉ मटेरियल की वर्किंग एक्सप्लेन कर दें, ओके? अभी कर देते हैं जी। हम आ गए ZC लिमिटेड, ये है सबके पास। जरा इसकी तस्वीर खींचे, ग्रुप में डालें ताकि पीपल कैन सी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन हम आंसर कर रहे हैं इनका। raw material working in ZC Limited. ZC Limited raw material working. मैं रीड कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 2। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 45% ऑफ सेल्स which is anticipated to reduce to 42% of sales by using the new machines. अब मैं इसको कॉन्सेप्चुअली पहले एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ एग्जिस्टिंग सेल्स होंगी। लेट सपोज करें आपकी एक एग्जिस्टिंग सेल्स हैं किसी प्रोडक्ट की, और वो है 200 मिलियन, राइट। और उन पे एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट है आपकी 45%। तो कितना हो गया 45% इसका? 90 मिलियन, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस नई मशीन की वजह से
ये 42% ऑफ सेल्स हो जाएगी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी। अब आपकी न्यू मशीन की वजह से दो चीज़ें होंगी, न्यू मशीन्स पे एक हो रही होंगी एग्जिस्टिंग सेल्स और एक हो रही होंगी न्यू सेल्स। जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो सेल्स भी हो रही है, वो अब 200 मिलियन पहले भी हो रहा था, अब भी होगा। ये रॉ मटेरियल कॉस्ट अब 45% की बजाय 42% हो जाएगी। तो क्या बनेगी रॉ मटेरियल कॉस्ट? नासिर शाह साहब क्या बन जाएगी? 200 का 4284 कैलकुलेट करें ना आप। मैंने नंबर अपनी तरफ से ले लिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये बन गया 84 मिलियन। तो इफेक्टिवली यहां क्या हो गई? यहां आपकी सेविंग हो गई। कितनी सेविंग? विच इज 3% ऑफ सेल्स। 45 से 42 इज 6 मिलियन की सेविंग हो गई। एग्जिस्टिंग सेल्स पे रॉ मटेरियल कॉस्ट की सेविंग आएगी सिर्फ, which is 6 million. The difference between the old machines and the new machines. ओल्ड मशीन और न्यू मशीन दोनों ही केसेस में एग्जिस्टिंग सेल हो रही थी, होंगी। एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल जो लग रहा था वो लगेगा, लेकिन अब न्यू मशीन में कम लगेगा, तो उसकी सेविंग होगी, एक्चुअल सेविंग, राइट। जो न्यू सेल्स होंगी वो पूरी सेल्स भी आएंगी, वो है ही पूरी न्यू। नई मशीन लूंगा तो सेल्स होंगी, नहीं लूंगा तो नहीं लेंगी। लेट सपोज करें वो सेल्स आ जाती है 500 मिलियन, राइट, और उस पर रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगी मेरे पास कितनी? अब 42%। इसकी तो पूरी 42% की कॉस्ट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट, पहले हो ही नहीं रही थी। मशीन आई है तो हो रही है, वो 42% के हिसाब से होगी। और लेट सपोज करें वो क्या होगी? इंटू 0.42 इज 210, राइट। इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ये आपके पास पेपर जी का क्वेश्चन है विंटर 2004 का। आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, एक लाइन आइटम आपको मिलेगा सेविंग्स ऑन एग्जिस्टिंग सेल्स से, रॉ मटेरियल सेविंग्स, राइट। एडिशनल कंटेनर सेल्स, न्यू सेल्स आ गई। रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ एडिशनल सेल्स यानी न्यू सेल्स। एग्जिस्टिंग सेल्स पे सिर्फ क्या लिया गया है? सेविंग्स ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट विच इज 3%. इज दैट ओके शाह नासिर? या डू आई नीड टू ऑल्सो सॉल्व यूजिंग दी फिगर्स ऑफ द क्वेश्चन? वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो मैं क्वेश्चन की फिगर्स के साथ सॉल्व कर दूं तो शायद फिर आपके लिए क्वेश्चन का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। डन। यूजिंग इलस्ट्रेटिव नंबर्स, लें इसका जी, पिक्चर ले लें। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन माय फ्रेंड्स? दिस इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ दिस वेबिनार, द आइडिया ऑफ द वेबिनार। वेबिनार के हमने कहा था कि वेबिनार के दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, आई शुड गिव यू एन ओरिएंटेशन ऑफ द टॉपिक्स जो कि लेक्चर्स में है, उनकी एक ब्रीफ ओरिएंटेशन दे दूँ, विंडो ओपन कर लूँ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये, दैट वी हैव एन इंटरैक्टिव सेशन वेयर बाय आई एम एबल टू आंसर योर क्यूरीज। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, कोई डिस्कशन आपने करनी है, वी कैन डू दैट। सो आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव दोज क्वेश्चंस कि आप लोग, इसका मतलब है लेक्चर देख रहे हैं और अपने क्वेश्चंस, अपनी कन्फ्यूजन्स को डिस्कस कर रहे हैं। जी, कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ूं। इसमें जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आखिर के जो क्वेश्चंस हैं ना इसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, ZCL से ऑनवर्ड्स, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चन ZCL है, JP रिक्रिएशन क्लब है जिसमें आपका ये पीरियोडिक कैश फ्लोज का भी कॉन्सेप्ट है,
कामयाब मार्ट, ये भी आपके पास पेपर्स का क्वेश्चन है। एक OKM है, उसके अंदर भी ये जो है ये कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रीमियर एयरलाइन कंपनी, ये एक एयरलाइन कंपनी की ट्रांसफॉर्मेशन रीस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन है। इसमें रेलिवेंट कैश फ्लोज आइडेंटिफिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर एक ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में न्यू मशीन की सैल्वेज वैल्यू, द वर्ड व्हेन दे से सैल्वेज वैल्यू इज एक्चुअली रेजिडुअल वैल्यू, इज एक्चुअली सेल प्रोसीड्स। यस, दैट्स राइट। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स के बाद आते हैं। यस हाफिज साहब, यू आर पहले तो मैं इस क्वेश्चन का जो सैल्वेज वैल्यू का आंसर मिल गया आपको शाह नासिर साहब। यस, when the question talks about salvage value, it means residual value, it means disposal proceeds, right? Is that okay? Right. अब आइए हाफिज साहब का एक क्वेश्चन लेते हैं। हाफिज साहब का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज जो हैं आप आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के बाद लेते हैं, क्या इन पे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता? इन पे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर नीदर एडिशनल इनफ्लोज nor outflows. They are only timing adjustments to convert your accrual figures into cash figures. Working capital changes सिर्फ timing adjustments हैं। जब हम indirect cash flow बनाते हैं, indirect cash flow में हम profit से चलते हैं, right? So we have sales summary, सारे revenue और cost के component profit में सारे आ गए, उसमें सारे collect हो गए। अब चूंकि प्रॉफिट, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आर ऑल बेस्ड ऑन accrual एंड व्हाट वी नीड एट द एंड आर एक्चुअली कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्म में कैश फ्लो नहीं बनाते, या तो हम डायरेक्ट फॉर्म में कैश फ्लो बनाए तो हम कहेंगे कैश फ्रॉम सेल्स, कैश पेड टू सप्लायर्स। वी डोंट डू दैट, क्योंकि हमें प्रॉफिट टैक्स की भी वर्किंग करनी है, क्योंकि टैक्स के भी कैश फ्लो इनकॉर्पोरेट करने हैं, तो हम जनरली इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं। और वही क्वेश्चन का डेटा भी उसी हिसाब से होता है। You've got sales, you've got raw material cost, variable cost, operating cost, whatever name से cost होती हैं। फिर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, टैक्स इम्पैक्ट करते हैं। अब आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बन गया, इसके अंदर सारे रेवेन्यू और कॉस्ट के कंपोनेंट कलेक्ट हो गए। अब इन अक्रूवल, बट दीज आर बेस्ड ऑन अक्रूवल, इन अक्रूवल फिगर्स को कैश फिगर्स में कन्वर्ट करना है, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो दे आर नॉट एडिशनल इनफ्लोज और रेवेन्यूज, नॉर additional outflows or cost components, hence they are only timing adjustments। जो टैक्स के इम्पैक्ट आने थे वो P&L के पूरे हो चुके। इज दैट ओके हाफिज साहब? इसीलिए हम उन्हें एंड में इनकॉर्पोरेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिस्पोजल प्रोसीड है। तो डिस्पोजल प्रोसीड हम आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के बाद डालते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट है वो क्या है? वो है टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल, वो ऊपर आ गया। इन्वेस्टमेंट जैसे उसका आउटफ्लो भी एंड में डालते हैं। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के बाद तीन चीजें आती हैं, इन्वेस्टमेंट, डिस्पोजल प्रोसीड्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टैक्स आइटम है डेप्रिसिएशन, वो ऊपर आ चुका है, राइट। डिस्पोजल प्रोसीड्स रिलेटेड है टैक्स गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, वो ऊपर आ गया। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि ये भी टैक्सेबल आइटम नहीं है, दे आर ओनली टाइमिंग एडजस्टमेंट्स टू कन्वर्ट accrual figures into cash figures। इसीलिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस सारी दे ऑल एड अप टू जीरो एज वेल, राइट। ये हमारा कंट्रोल चेक भी होता है। अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब मैं ये जिक्र कर रहा था कि ये सारे क्वेश्चंस प्रीमियर एयरलाइन ट्रैवल जब ये आप कर लेंगे, अच्छा इन क्वेश्चंस यहां पे ही या उससे आगे भी हमने बेसिक कुछ अर्थमेटिक की चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, वो भी ज़रूर आपने देखनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है? वो है एन्युटी फॉर्मूला और उसकी डिस्काउंटिंग को एक्सप्लेन किया है। अल्दो आई डोंट नीड टू, बट बिकॉज वी यूज दिस फॉर्मूला वेरी फ्रीक्वेंटली एंड वी शुड नो इट्स एप्लीकेशन, इसीलिए एन्युटी के फॉर्मूला को, एन्युटी डिस्काउंटिंग का जो फॉर्मूला है उसे एक्सप्लेन किया है हमने प्रॉपरली। P is equals to R और इसकी एक करेक्टरिस्टिक भी हमने एक्सप्लेन की है
कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये फॉर्मूला इट गिव्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज जो कि एन्युटी में है एट वन पीरियड बिफोर द स्टार्ट of the first cash flow. ये इस फॉर्मूले की हमने इस फॉर्मूले की सही एप्लीकेशन करना एक्सप्लेन किया है आपको, बिकॉज दिस फार्मूला इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय अस। तो मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है ताकि इसकी एटलीस्ट या ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर भी हो जाए, और एटलीस्ट हमारे मार्क्स इस तरह की बेसिक चीज़ों में कहीं एग्जाम में डिडक्ट ना हो। तो लेट सपोज करें एन्युटी किसे कहते हैं, व्हेन टू और मोर कैश फ्लोज रिपीट देमसेल्व्स दे फॉर्म एन एन्युटी। एन्युटी इज अ रिपीटेशन ऑफ कैश फ्लो, राइट। तो जनरली अगर हमारी एन्युटी ऐसी है कि आर 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 यहाँ से शुरू हुए, लेट सपोज करें, तो हम क्या करेंगे, हम इन सब की जब इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे तो एक पीरियड पीछे यहाँ आती है, राइट। बाज़ औक़ात क्वेश्चन कहेगा जी कैश फ्लोज स्टार्ट हो रहे हैं एन्युटी ईयर 3 से, लेट सपोज करें ईयर 6, हाँ ये है हमारी एन्युटी। तो जब हम इसकी डिस्काउंटिंग इस फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ी टाइम 0 पे पहुँचेंगे, ये हमें ईयर 2 पे पहुँचाएगा, एक पीरियड पीछे लाएगा। क्वार्टरली कैश फ्लोज हैं तो एक क्वार्टर पीछे लाएगा, एनुअल कैश फ्लोज हैं तो एक साल पीछे लाएगा, हाफ ईयरली हैं तो एक हाफ ईयर पीछे लाएगा, एक पीरियड पीछे, इसलिए वर्ड मैंने यूज़ किया है। जनरली कैश फ्लोज हमारे एनुअल बेसिस पे होते हैं तो एक साल पीछे आ गया, ईयर 2 पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो फिर हमें फर्दर डिस्काउंटिंग पर, अगर हमें टाइम 0 पे नेचुरली एनपीवी निकालनी है तो हमें फर्दर डिस्काउंट करना पड़ेगा इसे, राइट। ये हमें पता होगा इस फॉर्मूले की कैरेक्टरिस्टिक, तो फिर हम ठीक तरीके से इसे यूज़ करेंगे। फिर हमने बेटा इसकी भी तस्वीर लें, भेजें। फिर इसी की तरह से हमने परपेचुटी के फॉर्मूले का भी जिक्र किया है। परपेचुटी क्या होती है, परपेचुटी भी एक्चुअली एक एन्युटी ही है। ये बात क्लियर हो गई सबको? ये बात मैंने इसलिए एक्सप्लेन की है कि ये अक्सर अभी जब आप ये वाला टॉपिक एनपीवी की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, आगे सेंसिटिविटी में, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस में, और आगे स्पेशली कैपिटल राशनिंग में तो बहुत ज़्यादा इस फॉर्मूले का यूज़ है। और इस फॉर्मूले में कभी वो कहता है कि प्रोजेक्ट के कैश फ्लो ईयर 5 से शुरू होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, या 6 साल तक एन्युटी परपेचुटी का बहुत यूज़ करता है वो। और आपको इस फॉर्मूले की ठीक एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूला हमें सही, इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया तो ये एन्युटी ड्यू व्यू की कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें। एन्युटी ड्यू क्या होती है? एन्युटी ड्यू ये होती है कि वो कहता है कि स्टार्ट से यहाँ से कैश फ्लो शुरू हो गए, अगर कैश फ्लो यहाँ से शुरू हुए टाइम 0 तो ये -1 ईयर में ले जाएगा। फिर हम इसी के फॉर्मूले में फिर 1+i इसीलिए करते हैं कि हमें आगे ले जाना पड़ता है, 1 ईयर फॉरवर्ड इसे हमें करना पड़ता है, राइट। हम 1+i कर देते हैं इसीलिए। तो एन्युटी का एक ही फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला का बचपन में, चूंकि हमें इस फॉर्मूला का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता होता, तो हमें कहा जाता है एक नॉर्मल एन्युटी, एक एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या है कि जी कैश फ्लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से शुरू हो गया, तो बिगिनिंग से भी शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, इस फॉर्मूले का कैरेक्टरिस्टिक पता है तो हमें ड्यू व्यू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है ये फॉर्मूला हमें एक पीरियड पीछे ले जाएगा बस। तो एक पीरियड पीछे ले जाएगा, तो हमें अगर और मज़ीद पीछे जाना है तो हम फर्दर डिस्काउंट करेंगे, आगे जाना है तो हम इसे आगे ले जाएंगे। इसकी फ्यूचर वैल्यू यानी 1 साल आगे ले गए हम, 1+i इसीलिए ड्यू में हो जाता है। इज़ दैट ओके? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? अब तस्वीर ले लें इसकी, राइट। अब आइए परपेचुटी। परपेचुटी डिस्काउंटिंग भी हमने सीखी है, और ये परपेचुटी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। और परपेचुटी क्या होती है, क्यों कहते हैं परपेचुअल हमेशा हमेशा के कैश फ्लोज
प्रैक्टिकली तो कोई कैश फ्लो हमेशा हमेशा नहीं होता, ये सारी बात भी हमने एक्सप्लेन की है। परपेचुटी कहते कैसे हैं? परपेचुटी इज एक्चुअली एन्युटी ही है विथ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी मैं ये कह दूं आपको कि कैश फ्लो होगा ₹12 मिलियन का हर साल, और फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर या टिल इन्फिनिटी, राइट, दैट बिकम्स परपेचुटी। इज एक्चुअली एन्युटी बट n यहाँ पे इन्फिनिटी है, राइट। तो आपके पास रिकरिंग कैश फ्लोज हैं टिल इन्फिनिटी, एन्युटी ही है बेसिकली ये। तो ये जो एन्युटी का करेक्टरिस्टिक है वो करेक्टरिस्टिक यहाँ भी एप्लीकेबल है, यहाँ भी ऐसा ही होगा। अगर एन्युटी यहाँ से शुरू हो रही है तो ये फॉर्मूला है इसकी डिस्काउंटिंग का, P इज इक्वल टू R डिवाइड बाई I इज द डिस्काउंट रेट, R इज द कॉन्स्टेंट एन्युटी कैश फ्लो। यानी इसका फॉर्मूला एन्युटी से भी आसान है परपेचुटी का, राइट। तो ये सारे कैश फ्लोज की वैल्यू टिल इन्फिनिटी तक की डिस्काउंट होकर हमें यहाँ मिल जाएगी एक पीरियड पीछे। यही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला भी क्या करता है? सारे कैश फ्लोज की डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू एक पीरियड पीछे दे देता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। अगर हमारा कैश फ्लो यहाँ से शुरू हुआ और टिल इन्फिनिटी जा रहा है, ईयर 3 से शुरू होगा तो हम ईयर 2 पे पहुँचेंगे, और ईयर 2 से शुरू होगा तो ईयर 1 पे पहुँचेंगे, फिर 0 तक आने के लिए 1 साल पीछे। ईयर 3 से शुरू हुआ तो ईयर 2 पे पहुँचे, फिर फर्दर डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें इसकी। तो ये बात भी एक्सप्लेन की गई है इन दोनों फॉर्मूलाज की यूटिलिटी, ताकि हमारी ठीक रहे और इसको हम सही तरीके से अप्लाई कर सकें, ये एक्सप्लेन किया गया है। इसकी भी तस्वीर लें। तो चूंकि परपेचुटी फॉर्मूला एन्युटी के फॉर्मूला से ही ड्राइव्ड है विथ ओनली n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसीलिए इसका करेक्टरिस्टिक भी वही हो जाता है। इस फॉर्मूले की हमने डेरिवेशन भी जो है ना इन अ लाइटर मोड की है। अब आइए, जब हम ये कर लेते हैं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था सेंसिटिविटी एनालिसिस का। सेंसिटिविटी एनालिसिस, इस टॉपिक में हमने क्या कवर किया है मैं उसका एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दे देता हूँ। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है? इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, इसे हम कहते हैं इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक या टूल है ये। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? वी आइडेंटिफाई सेंसिटिव फैक्टर्स। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें बताती क्या है कि व्हाट परसेंटेज चेंज एंड ऑफ कोर्स एडवर्स चेंज in a particular variable can turn project NPV to 0, keeping all other factors constant. सेटरेस पेरिबस जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है सिमिलर टू योर ये जो कॉस्टिंग का आपका टॉपिक था, ब्रेक इवन एनालिसिस या मार्जिन ऑफ एरर एनालिसिस। मार्जिन ऑफ एरर एनालिसिस ये वही है कि कितना मार्जिन ऑफ एरर इज देयर इन योर, या CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, डिफरेंट नाम से ये टॉपिक्स में हमने ये बातें पढ़ी हैं कॉस्टिंग के अंदर। तो जब हम NPV निकालते हैं तो लेट्स से जब हम सेलिंग प्राइस की NPV निकालेंगे, सॉरी सेंसिटिविटी, तो हम कहेंगे कॉस्टिंग में हमारा ब्रेक इवन तब होता है जब प्रॉफिट 0 हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको ब्रेक इवन कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ब्रेक इवन कहते हैं 0 NPV को, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ब्रेक इवन इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्टिंग ब्रेक इवन। कॉस्टिंग का जो ब्रेक इवन है वो उसमें 0 प्रॉफिट का मतलब कुछ भी नहीं मिला आपको, यू जस्ट रिकवर्ड योर कॉस्ट, राइट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ब्रेक इवन है 0 NPV, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मेरा प्रिंसिपल भी मिल गया, मुझे रिक्वायर्ड रिटर्न भी मिल गया, उससे 1 रुपया ज्यादा या 1 रुपया कम नहीं। दैट्स माय फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्रेक इवन। आई वांट रिटर्न ऑन माय कैपिटल, माय रिक्वायर्ड रेट, बिकॉज जब हम पढ़ेंगे वो रिक्वायर्ड रेट
मेरे फाइनेंसर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो वो मुझे अर्न ज़रूर करना है, वो मेरा ब्रेक इवन वहाँ होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ब्रेक इवन का मतलब मुझे मेरा ज़ीरो एनपीवी का मतलब मुझे मेरा प्रिंसिपल भी मिल गया, मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न भी मिल गया। तो ज़ीरो एनपीवी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो प्रॉफिट, ये बात जहन में रखिएगा हमेशा। ये बात ज़िम्नी आ गई। हम आ गए, जब हम यहाँ सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि व्हाट एडवर्स चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल कैन टर्न प्रोजेक्ट एनपीवी फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग फिगर टू ज़ीरो। तो जब हम सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी निकालेंगे तो हम कहेंगे एनपीवी, यहाँ वहाँ क्या होता है, न्यूमरेटर में प्रॉफिट होता है, या न्यूमरेटर में एनपीवी होगी, डिनोमिनेटर में होगा हमारे पास जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। सिमिलरली अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं या किसी भी वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह, तो हम कहेंगे एनपीवी डिवाइड बाय द पीवी ऑफ दैट वेरिएबल, ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, राइट। हमें फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी, वॉल्यूम पहले कर लेते हैं, वॉल्यूम की सेंसिटिविटी निकालनी है। तो वॉल्यूम अफेक्ट्स बोथ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ एनपीवी डिवाइड बाय होता है पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम कहते हैं एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। Initial investment is also an estimate, becomes NPV divided by PV of investment। फिर दो और चीज़ों की सेंसिटिविटी है जो हम इनिशियली नहीं पढ़ते लेकिन बाद में हम ज़रूर पढ़ते हैं, वो है प्रोजेक्ट लाइफ की सेंसिटिविटी, और वो हमने बाद में पढ़ी है जाके। प्रोजेक्ट लाइफ की सेंसिटिविटी होती है एस्टिमेटेड लाइफ, यहाँ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी हम पढ़ते हैं, फिर ये समझ में आता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, या आपने बाद में पढ़नी है, बाद में हमने पढ़ी है लेकिन मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको हो कि ये भी एक फैक्टर है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। फिर प्रोजेक्ट का जो डिस्काउंट रेट है, रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट, इसकी भी सेंसिटिविटी निकलती है। is NPV, no sorry, actual rate, which is the IRR minus the discount rate जो आपका है, और डिवाइड करना चाहें आप विद द डिस्काउंट रेट कर लें, या ये इसी डिफरेंस के साथ भी निकलता है। टैक्स की भी पीवी निकलती है, टैक्स रेट की भी सेंसिटिविटी होती है, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ टैक्स कैश फ्लोज, है ना। सो हमने डिफरेंट फैक्टर्स की सेंसिटिविटीज़ निकालना सीखी है। ये मैंने एक समरी फार्मूलाज की दी है। अब देखें, दे आर वेरी सिंपल। न्यूमरेटर में यहाँ पे जिस वेरिएबल की हमने बात की है वहाँ एनपीवी है, डिनोमिनेटर में वो वेरिएबल है। अब सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी हमें क्या बताएगी कि व्हाट एडवर्स चेंज इन द सेलिंग प्राइस। लेट सपोज करें आपकी सेलिंग प्राइस है 20 रुपये पर यूनिट, जिस पे एनपीवी आ गई पॉजिटिव 5 मिलियन, है ना, सर्टेन यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं। तो अब ये बताएगी कि वो 20 रुपये से कम होके क्या हो जाए, व्हाट एडवर्स चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लेट सपोज करें वो आ जाती है सेंसिटिविटी हमारे पास जी, इसकी सेंसिटिविटी है 20 जो है ना रुपए की सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी आ जाती है हमारे पास 10%। तो इसका मतलब है कि अगर सेलिंग प्राइस 10% से कम हो जाए, 20 से 10% कम होकर 18 रुपये अगर हो जाए, 2 रुपया कम हो जाए, इट कैन टर्न माई एनपीवी टू ज़ीरो। ये बताएगा ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का फॉर्मूला कि ओनली अ 10% डिक्रीज, वो हमें बता रही है, परसेंटेज बताएगा ये फॉर्मूला, व्हाट परसेंटेज चेंज, एंड चेंज ऑफ कोर्स एडवर्स चेंज, है ना, कैन टर्न माई एनपीवी जो प्रोजेक्ट की अभी है टू ज़ीरो। सेंसिटिविटी एनालिसिस जैसे मैंने कहा इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। आपने एक प्रोजेक्ट का अप्रेजल किया, उसकी फीजिबिलिटी बनाई और आ गई एनपीवी 5 मिलियन पॉजिटिव। तो अब भाई ये जो 5 मिलियन पॉजिटिव है, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस जो है ना अजम्पशन कि यू विल बी एबल टू रियलाइज द कैश फ्लोज एज इज, जो आपने एस्टिमेट किए हैं, एंड द रियलाइजेशन ऑफ दोज कैश फ्लोज is not certain, they are all forecasts, right?
तो वो जो सारा फोरकास्ट है, इफ दैट फोरकास्ट गोज रॉन्ग, इफ द एक्चुअल आउटकम इज डिफरेंट फ्रॉम द फोरकास्ट जो आपने किया है, तो फिर क्या होगा? तो हम उसके लिए ये देख रहे होते हैं कि अच्छा विच फैक्टर इज हाउ मच सेंसिटिव। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ ये हमें यहाँ से पता चलेगा व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो। अब जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट, वॉल्यूम, फिक्स कॉस्ट ये एज इज रहे जैसे कि हमने एस्टिमेट किया है। फिर जब हम वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकालेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट की एडवर्स चेंज क्या होती है कि इंक्रीज हो जाए कॉस्ट, है ना। कॉस्ट कम हो जाए तो फायदा है, कॉस्ट का बढ़ जाना हमारे लिए एडवर्स चेंज है, तो वही एडवर्स चेंज ही एनपीवी को जीरो करेगी। तो अगर कॉस्ट आपने अज्यूम की हुई है, लेट सपोज करें कि जी हमने कॉस्ट अज्यूम की हुई है 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ से ये अगर आपको बता देता है कि जी कॉस्ट में 2 रुपए की इंक्रीज कैन टर्न योर एनपीवी टू जीरो, तो वो 2 रुपए का मतलब 20% इसकी सेंसिटिविटी हो जाएगी, राइट। सिमिलरली वॉल्यूम की सेंसिटिविटी हमें बताएगी व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो। अब जब हम इसकी सेंसिटिविटी निकालेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज सेम एज फोरकास्टेड। ऐसे ही फिक्स कॉस्ट, ऐसे ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी एक एस्टिमेट होता है, बाय द टाइम वो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, बाय द टाइम यू एक्चुअली एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट ऐसा हो जाता है बाद औकात कि वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए। टैक्स रेट में कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स रेट कैन टर्न योर एनपीवी टू जीरो। अच्छा, अब अगर कैश फ्लोज में टैक्स नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, और अगर कैश फ्लोज में टैक्स है तो पीवी ऑफ सेल्स नेट ऑफ टैक्स कहेंगे। सेल्स के कैश फ्लोज नेट ऑफ टैक्स, पीवी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि जब प्रॉफिट बनता है, बेटा ये जरा इसकी कॉपी करें, एंड सो ऑन, नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स, हर जगह ऐसा आएगा, ये भी नेट ऑफ टैक्स एंड सो ऑन। क्योंकि जब प्रॉफिट पे टैक्स लगता है तो इफेक्टिवली राइट, जब प्रॉफिट पे टैक्स लगता है तो इफेक्टिवली सेल्स पे टैक्स लगता है। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट पे टैक्स लगता है, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट मजमुआ है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट एंड सो ऑन, राइट। तो प्रॉफिट पे टैक्स का मतलब इन सारे कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे टैक्स। प्रॉफिट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो जब हम टैक्स कैश फ्लोज में टैक्स बने हुए हैं और एनपीवी पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज की बेसिस पे निकली हुई है, तो फिर आपने ये काम करते हुए, जैसे हम सेल्स लिखेंगे तो हम कहेंगे सेल्स नेट ऑफ टैक्स, उसके टैक्स इफेक्ट भी डालेंगे, फिर नेट ऑफ टैक्स जो सेल्स है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये बात भी एक्सप्लेन की गई है डिटेल में रिकॉर्डेड लेक्चर में, इसकी कैलकुलेशन भी सिखाई गई है और इसकी पूरी फिर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। In case initial allowance is also allowed, then calculating sensitivity of initial investment, then initial allowance को 1 year forward move करेंगे या नहीं। अगर initial allowance है तो उसको 1 year forward move करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे as is है। अच्छा, जब initial investment की हम sensitivity निकालते हैं तो PV of investment net of tax, यहाँ इसका tax effect क्या है? इन्वेस्टमेंट पे तो टैक्स डेप्रिसिएशन आती है, तो जो टैक्स डेप्रिसिएशन है उसके अंदर इनिशियल अलाउंस जैसे है उसकी टैक्स सेविंग, राइट, वो एज इज ही आएगी जैसे कि है। जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आपको लेट सपोज करें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन, तो जब आप एनपीवी आपने निकाल ली, अब आप पीवी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ टैक्स निकाल रहे हैं, तो 100 मिलियन तो यहाँ है ही जो आपका आउटफ्लो है। अब आप ये देखेंगे इससे रेलेवेंट टैक्स इफेक्ट्स क्या थे, तो टैक्स इफेक्ट्स क्या थे? जो टैक्स डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग थी एक्चुअली, राइट, ये तो है ही है। टैक्स इफेक्ट्स में क्या था? इस पे लेट से इनिशियल अलाउंस था, फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन थी एंड सो ऑन, राइट। अब इनिशियल अलाउंस है, लेट सपोज करें आपके पास 25%, तो एक इनिशियल अलाउंस ये आ गया 25 मिलियन यहाँ। फिर जो डेप्रिसिएशन लग रही है लेट सपोज करें वो है 10% नॉर्मल,
तो इसका मतलब ये है ये 7500 माइनस 25 जो 75 है इस पे ये डेप्रीसिएशन पहली लग रही होगी। लेट सपोज करें अगर इनिशियल अलाउंस टाइम 0 पे है तो टाइम 0 पे लेंगे, इनिशियल अलाउंस यहाँ है तो हम यहाँ लेंगे, जहाँ भी आया हुआ है अगर जहाँ आया हुआ है 25 तो यहाँ ही रहेगा 25, इस पे 10% आएगा तो ये 7.5 यहाँ आ गया, फिर सो ऑन आपकी डेप्रीसिएशन लेट से 90% ऑफ दिस होगी एंड सो ऑन। अब इस पे बेसिकली ये तो बाद में एड बैक हो गए होंगे, इस पे टैक्स सेविंग हुई होगी, तो इसकी जो टैक्स सेविंग की फिगर है ये बन गया 27.5 राइट, नहीं 32.5। तो 32.5 पे कोई टैक्स सेविंग होगी, ये प्रॉफिट का हिस्सा बने होंगे, इस पे टैक्स सेविंग जो लेट से 30% के हिसाब से एक फिगर है। तो अब ये जो फिगर्स आएंगी ये फिगर्स और ये फिगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड आउट करके डिनोमिनेटर में डालेंगे। इज दैट ओके जी? तो जो लॉस होगा डिस्पोजल प्रोसीड नहीं, टैक्स WDV का इंपैक्ट इसके अंदर लेंगे। ऐसे ही यहां टैक्स WDV का इंपैक्ट आएगा, डिस्पोजल प्रोसीड्स नहीं, टैक्स WDV, क्योंकि हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ। डिस्पोजल प्रोसीड एक सेपरेट फैक्टर है, उसकी एक अलग फिर आप उसकी सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, और अगर आप डिस्पोजल प्रोसीड्स के साथ निकालना चाहें वो भी एक्सेप्टेबल होता है, नॉट रिकमेंडेड बट वो भी एक्सेप्टेबल। फिर आप लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग डिस्पोजल प्रोसीड्स की सेंसिटिविटी मैं निकाल रहा हूँ, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा स्पेसिफाई कि मैं जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कर रहा हूँ अलॉन्ग विथ डिस्पोजल प्रोसीड्स कर रहा हूँ। जी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे सनाउल्लाह कि यहाँ जो WDV आएगी, लेट सपोज करें हम इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं कि यहाँ आखिर में आपकी WDV आ गई है ना, एक WDV बचेगी ना आखिर में जब आप डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन क्या है या इनिशियल अलाउंस, ये 100 मिलियन के टुकड़े टुकड़े करके आप डेप्रीशिएट कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, यानी 100 मिलियन की ही टैक्सेशन है जो आपको एक साथ 100 मिलियन अलाउ नहीं हुआ, 100 मिलियन का कुछ हिस्सा यहाँ अलाउ हो गया इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन, कुछ ईयर 2 में कुछ ईयर 3 में, जो आखिर में बच जाएगा वो बच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स WDV जो आप डिस्पोजल प्रोसीड से नेट करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आखिर में आप टैक्स WDV डाल दें, डिस्पोजल प्रोसीड एक सेपरेट आइटम है ना। हम जनरली क्या करते हैं, डिस्पोजल प्रोसीड्स पे भी टैक्स लगाते हैं। डिस्पोजल प्रोसीड्स हम नॉर्मल कैलकुलेशन में तो हम डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ टैक्स WDV इट बिकम्स टैक्स गेन और लॉस, उस पर टैक्स लगा देते हैं। तो इफेक्टिवली आपने डिस्पोजल प्रोसीड्स पे भी टैक्स लगाया, टैक्स WDV पे भी टैक्स लगाया, जब आपने टैक्स गेन और लॉस कैलकुलेट किया उस पर टैक्स लगाया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ये कहें कि जब आपने प्रॉफिट पे टैक्स लगाया तो आपने सेल्स पे भी टैक्स लगाया, वेरिएबल कॉस्ट पे भी टैक्स लगाया, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट पे भी टैक्स लगाया, डेप्रिसिएशन पे भी टैक्स लगाया, क्योंकि आपने नेट प्रॉफिट पे अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स लगा दिया। इज दैट ओके? मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को, ताकि आप लोगों को, और इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये बात पूरी समझ में आ जाए। लेट सपोज करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन है और इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, लेट सपोज करें डिस्पोजल प्रोसीड्स कहें, रेजिजुअल वैल्यू कह लें, वॉट एवर यू कॉल, इज ₹30 मिलियन आफ्टर, लेट सपोज करें 3 ईयर्स ही कर देते हैं ताकि आसान नन्ना सा क्वेश्चन बन जाए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपने कैलकुलेशन करते हुए आपने ली होगी इनिशियल अलाउंस, लेट सपोज करें जो वहीं हमने कैलकुलेट किया 25 मिलियन, फिर आपने कैलकुलेट की होगी नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो यहाँ आई होगी 7.5, फिर इसका 90% कर दें, हाफिज साहब आपका क्वेश्चन मैं करता हूँ आंसर, प्लीज इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। बिल्कुल करता हूँ मैं आपका आंसर कि प्रैक्टिकली क्या होता है। अच्छा उसकी ये हो गया 77.5 का 0.9% कर दें हम तो 6.75, फिर इसका 90% कर दें, ऐसे ही चलते हैं ना हम, इज 6.1 राइट।
फिर हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स गेन या लॉस आता है। अब जब ये टैक्स गेन और लॉस हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं डिस्पोजल प्रोसीड्स। डिस्पोजल प्रोसीड्स बन जाती हैं आपकी 30 मिलियन। फिर इसमें से हम लेस करते हैं टैक्स WDV। अब जब हम टैक्स WDV कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स WDV कैसे आएगी? टैक्स WDV हम कहेंगे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन 75 1 माइनस 10% पावर 3, राइट। और 100 में से ये सारे माइनस कर दें, यूँ भी कर सकते हैं, जो आखिरी वैल्यू बची तो ये क्या आ गई 75 इंटू 0.9 पावर 3, ये बन गई 54 नॉट माइनस 3, ये बन गया 0.9 इंटू जो हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट 1 माइनस डेप्रीसिएशन पावर n, राइट, परसेंटेज। तो ये 0.9 पे XY3 इंटू 75, दिस इज़ 54.7। अच्छा, हम इसको ऐसे भी टैली कर सकते हैं कि हम 100 में से 25 माइनस कर दें, 7.5 माइनस कर दें, 6.75 माइनस कर दें, माइनस 6.1, 54.65, 54.7। तो हमारे पास टैक्स लॉस आ गया कितना 30 माइनस 54, दिस इज 24.7। तो हम लिखेंगे 24.7, राइट। अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, ये सारी फिगर्स बाद में ऐड बैक हो जाती हैं, ये टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनती हैं। जब हम टैक्स प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं फिर हम इस पर टैक्स लगाते हैं, फिर हम सारा ऐड बैक करते हैं। ये सब चीज़ें तो बाद में क्या हो जाती हैं, ऐड बैक हो जाती हैं। जब ये ऐड बैक होती हैं लेकिन इनका टैक्स इफेक्ट रह जाता है। अब ये बन गया 32.5, ये प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा, सेल्स भी होंगी इसमें और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये फिगर्स भी साथ ही शामिल हैं। 25 प्लस 7.5, इस पे हम लेट से टैक्स है हमारा 30%, तो 32.5 पे 30% टैक्स बनेगा 9.75। 6.75 या 6.8 कर दें, इस पे टैक्स लगेगा 2, राइट। 6.1 और फिर 24.7, ये आप करेंगे, ये फिगर बन जाएगी। हमारा जो नॉर्मल तरीका है कार है, इसमें हम इन दोनों को ऐड करते हैं, हम कहते हैं 30.8, फिर इस पे टैक्स लग जाएगा इंटू 0.3, 9.24, राइट। ये हुआ होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की NPV डिवाइड बाय PV ऑफ इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ टैक्स, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आइटम है वो एक ये है, बल्कि फॉर द सेक ऑफ कलर ये आइटम है, ये है। इसके अंदर दो हिस्से हैं। इसके अंदर एक कंपोनेंट ये टैक्स WDV का है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और ये डिस्पोजल प्रोसीड है। तो जब हम डिस्पोजल प्रोसीड पे टैक्स लगा रहे हैं तो इफेक्टिवली हम दो चीजों पे टैक्स लगा रहे हैं। हम इस पे टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पे टैक्स सेविंग हो रही है ना। इस 24.7 पे 30% का टैक्स का मतलब इस पे टैक्स 30% और इस पे टैक्स 30%। तो मैं ये आपके साथ अर्ज कर रहा हूं कि जब अब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट की PV नेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप यहां 24.7 लिखने के बजाय इसका ये वाला कंपोनेंट ले लें, क्योंकि जब हम डिस्पोजल प्रोसीड्स की सेंसिटिविटी निकालेंगे तो डिस्पोजल प्रोसीड्स की अपनी जब वैल्यू आएगी उसका अपना टैक्स आ जाएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अब आप यहां करें 24.7 के बजाय अब आप यहां करें 54.7 और ये लिखें दिस इज टैक्स WDV जो एंड में आएगी, जो गेन और लॉस का हिस्सा है, और 6.1 और 54.7 ऐड करें 60.8। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो इफेक्टिवली ये 100 ही है जो टुकड़ों में आपको अलाउ हुआ है फॉर टैक्स पर्पस एज एन एक्सपेंस। ये 60.8, 6.8 प्लस 6.75 प्लस 32.5 करेंगे तो ये 100 ही बन जाएगा आपका। अब इस पे 30% टैक्स लगाएं, 60.8 इंटू 0.3 इज 18.24। मैं कह रहा हूं ये वो कैश फ्लोज हैं
ये वो कैश फ्लोज हैं जो अलॉन्ग विथ 100 आप लेंगे, 100 का आउटफ्लो लेंगे और इसकी डिस्काउंटिंग जो भी आपका डिस्काउंट रेट है, रिक्वायर्ड रेट है, पावर 1 इसकी वैल्यू निकालें, 1 प्लस डिस्काउंट रेट पावर 2, 1 प्लस डिस्काउंट रेट पावर 3, ये आपकी सारी ये कैश टैक्स के इफेक्ट्स की पीवी आ जाएगी और 100 इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर बनेगा। इज दैट ओके सनाउल्लाह साहब, डज इट मेक सेंस? ये कह रहा हूं मैं। और अगर किसी का जो क्वेश्चन था कि हम ये सारा ही डालना चाहते हैं तो फिर आप डिस्पोजल प्रोसीड्स भी डालें, फिर डिस्पोजल प्रोसीड्स का टैक्स गेन और लॉस की फॉर्म में आ गया, फिर आप लिखें आप सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की सेंसिटिविटी नहीं निकाल रहे, फिर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड्स सारा कुछ कर रहे हैं, which is not recommended, which you can do if you write, but I'm saying it is not recommended. I would not say you do it. I'm saying you do like this. Is that clear to everyone? Not just Sanaullah, but बाकी लोगों को भी clear हो गई? ये इनकी पीवी और ये जब दोनों मिलेंगे तो बनेगी आपकी ये डिनोमिनेटर की वैल्यू. This is what I'm saying. राइट अच्छा, अब आते हैं हम हाफिज साहब के सवाल पे। ये हो गई सेंसिटिविटी एनालिसिस की वर्किंग। इस पे नेचुरली सारे आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, ज़हीर लिमिटेड और पास पेपर के क्वेश्चंस हैं जो करवाए गए हैं, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाई गई है सेंसिटिविटी की। जनरली आपको सेंसिटिविटी का क्वेश्चन में ऐसे ही आता है कि पहले आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है, फिर वो कुछ फैक्टर्स की सेंसिटिविटी कहता है, जिस फैक्टर की भी सेंसिटिविटी कहेगा आप फाइंड आउट कहेंगे, फिर वो कहता है मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर बताएं। मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर वो होता है जिसकी सेंसिटिविटी सबसे परसेंटेज फॉर्म में कम होती है, यानी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव। अ स्लाइट चेंज, थोड़ी सी चेंज इन दैट वेरिएबल कैन टर्न एनपीवी 0, वो सबसे मोस्ट सेंसिटिव है। जिसकी परसेंटेज जितनी कम है वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव है। कम परसेंटेज का मतलब थोड़ी सी एडवर्स चेंज भी उसकी अगर आ गई तो वो आपकी एनपीवी को 0 कर देगा। अब इनका सवाल है कि वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल है। यस, यही इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं इसका बेनिफिट सेंसिटिविटी एनालिसिस का बेनिफिट और सेंसिटिविटी एनालिसिस की लिमिटेशन एक्सप्लेन करूंगा। हाफिज साहब आपका क्वेश्चन इसमें पूरा आंसर हो जाएगा कि फिर वे वन फैक्टर एट अ टाइम है तो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स क्या है, उसी में आ जाता है मॉन्टी कार्लो भी। तो विल जस्ट टॉक अबाउट इट। अब आइए सेंसिटिविटी एनालिसिस ही जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हम इसकी पहले यूटिलिटी और फिर इसके लिमिटेशन। इसकी यूटिलिटी या एडवांटेजेस क्या है, ये कहाँ काम आता है। इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। जैसे मैंने आपसे कहा, सेंसिटिविटी की फ़ायदा ये है कि आपको मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके दे देता है, जिसे आप क्रिटिकल फैक्टर्स भी कह लें, आइडेंटिफाइड इसके थ्रू हो जाते हैं, राइट। ये इसकी ब्यूटी है। उसका फ़ायदा क्या होता है, अब जैसे आपको अब 50 कॉस्ट एंड रेवेन्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, so naturally you can't focus on all those, so it helps you identify कि okay if sales is one of the most important factor और ये दो cost के component बहुत important है, तो ये मेरे most important factor बन गए, most sensitive factor बन गए। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, feasibility stage पे भी और फिर मैं इसकी project एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी और मॉनिटरिंग स्टेज पे भी ये मुझे हेल्प करती है ये चीज़। फीजिबिलिटी स्टेज पे मैं उन मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर को रीअसेस कर लेता हूँ दोबारा। अगर लेट से मुझे पता चल गया कि मेरे वॉल्यूम की सेंसिटिविटी है भाई 15% और मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वहाँ इतनी सीजनल फ्लक्चुएशन है कि वॉल्यूम 15 क्या 30-35% ऊपर नीचे होना कोई मसला ही नहीं है, तो फिर आई शुड डबल थिंक अबाउट इट, आई शुड री थिंक अबाउट गोइंग अहेड विद द प्रोजेक्ट कि क्या मुझे करना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन वॉल्यूम की नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर 30% है और 20% की वेरिएशन पे प्रोजेक्ट की एनपीवी
ज़ीरो हो जाती है, फर्दर दैट मोर देन दैट इट बिकम्स नेगेटिव नेचुरली, तो फिर शुड आई गो हेड और शुड आई नॉट गो हेड इज़ अ क्वेश्चन दैट आई नीड टू आंसर फर्स्ट। कि मैं प्रोजेक्ट में चला जाऊं और पता चलेगा जी बेड़ा गर्क हो जाए, तो आई शुड रीअसेस द फोरकास्ट ऑफ दोज वेरिएबल्स, मुझे दोबारा उनको रीअसेस करना चाहिए। और मैंने रीअसेस कर लिया और मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, अब ये बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई हैव टू गो हेड। फिर एग्जीक्यूशन स्टेज पे मुझे क्या करूँगा, मैं उन फैक्टर्स की वेरिएबिलिटी को रिमूव करने की कोशिश करूँगा, रिमूव करने की या मिटिगेट करने की कोशिश करूँगा वेरिएबिलिटी इसकी, इन सेंसिटिव फैक्टर्स की। वेरिएबिलिटी कहें, वॉलेटिलिटी कहें, मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे रिमूव करूँ, इसे मिटिगेट करूँ, किसी तरीके से मैं फिक्स कर दूँ इनको, इनकी वेरिएबिलिटी को ख़त्म करूँ। यानी अगर वॉल्यूम मेरे लिए वेरिएबल है तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ सप्लायर्स कस्टमर्स ऐसे आइडेंटिफाई करूँ कि जिनके साथ मैं अपना वॉल्यूम का सर्टेन पोर्शन फिक्स कर दूँ 70-80%, ताकि मुझे ये हो जाए कि भाई ठीक है कि मेरा जो वॉल्यूम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी जो वेरिएशन है उसको मैंने रिड्यूस कर दिया। या सेलिंग प्राइस अगर सेंसिटिव है तो सेलिंग प्राइस लॉक कर दूँ, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स कर लूँ विथ माय कस्टमर्स। सिमिलरली कॉस्ट की साइड पे है तो मैं अपने सप्लायर्स के साथ कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट कर लूँ कि अपनी कॉस्ट को और अपनी सप्लाई को, उसकी वेरिएबिलिटी को ख़त्म करूँ, उसको फिक्स कर दूँ। और मॉनिटरिंग ऑनगोइंग, जब मुझे पता होगा कि मेरे पास ये वो फैक्टर्स हैं जो बड़े क्रिटिकल हैं, तो मैं उनकी स्ट्रिक्ट रेगुलर मॉनिटरिंग करूँगा, जिसकी बेसिस पे होगा क्या कि ये सबको पता होगा कि भाई ये फैक्टर्स बड़े सेंसिटिव हैं, इसमें थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो इमीडिएटली एस्केलेट करते हैं, हायर मैनेजमेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को अपडेट करें। स्ट्रिक्ट रेगुलर मॉनिटरिंग करूँगा मैं, ताकि जो भी हमें करेक्टिव एक्शंस उसकी बेसिस पे लेने हैं तो वो फ़ौरन से ट्रिगर हो जाएं। तो अगर 100 फैक्टर्स हैं, 100 फैक्टर्स को डेली इतना क्लोजली माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ मॉनिटर नहीं किया जा सकता, तो जो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि यू कैन एक्चुअली फोकस एंड कीप योर रेडार वेरी सेंसिटिव ऑन दोज फैक्टर्स सो दैट यू कंटिन्यू टू मॉनिटर देम, और उसमें थोड़ी सी भी एडवर्स चेंज आ जाए तो फ़ौरन से आपके मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है ना, या जो भी करेक्टिव एक्शन आपने लेने हैं वो फ़ौरन ट्रिगर हो जाएँ। ये तो इसकी यूटिलिटी हो गई और ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ हो गया। अब इसकी आ गई लिमिटेशन, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हाफिज़ साहब ने बात की कि जी ये तो ओनली वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल है। और प्रैक्टिकली हमने ये देखा है फैक्टर्स आर इंटरलिंक्ड, डिफरेंट फैक्टर्स आर क्वाइट इंटरलिंक्ड। So for example, price and volume या different cost components, तो क्या मतलब है कि भाई मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, हो सकता है मैंने डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस कम हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया, मैं बढ़ा सकता हूँ वॉल्यूम अगर मैं प्राइस कम कर दूँ। प्राइस बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम में कमी का खर्चा है। कॉस्ट में भी ऐसा होता है, मैं लेबर कॉस्ट बढ़ा दूं, हो सकता है मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और रॉ मटेरियल की जो वेस्टेज है, कंजम्पशन, वो कम हो जाए, तो एक कॉस्ट कंपोनेंट बढ़ेगा, दूसरा हो सकता है कम हो जाए, राइट। सो देयर इज एन इंटरलिंक ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स। तो प्रैक्टिकली फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस के बाद रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को मैं ये बड़ी पहली बेसिक टेक्निक है जिसको आप कह रहे हैं सेंसिटिविटी इज द बेसिक, इज अ वेरी बेसिक एंड फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट टूल। फिर प्रैक्टिकली दूसरा टूल आता है जिसे आप कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। आप 3-5 सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि मैं एक पेसिमिस्टिक या कंजर्वेटिव सिनेरियो बना लेता हूँ, 1 या 2। मैं कुछ नॉर्मल या बेस सिनेरियोज तो मेरे पास हैं, उनको मैं देखता हूँ, और कुछ मैं ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियोज बना लेता हूँ या एग्रेसिव सिनेरियो कह लें आप।
राइट। तो फिर आप 3-5 सिनेरियोज, उन सिनेरियोज में यू ऑफ कोर्स सी द इंटरप्ले ऑफ द वेरिएबल्स। उसमें आप कहेंगे अच्छा मैंने वॉल्यूम रखा हुआ है 5 मिलियन, अगर मैं वॉल्यूम को 8 मिलियन पे ले जाऊं और मैं प्राइस भी कम करूं और मैं कॉस्ट को भी ऐसे ट्विक करूं, उसमें सारे वेरिएबल्स को ट्विक करके एक सिनेरियो बना लेंगे आप। फिर कहेंगे अच्छा मैं और थोड़ी सी लेट से सेल्स बढ़ा देता हूँ, 8 से बढ़ा के मैं 12 कर देता हूँ, फिर मेरा वॉल्यूम और मेरी सेलिंग प्राइस ये होगी और कॉस्ट ये होगी। यू डू व्हाट इज कॉल्ड सिनेरियो एनालिसिस। इसमें जनरली आप 3 to 5 सिनेरियोज बना रहे होते हैं। अब इससे भी आगे कंप्यूटिंग पावर हैव अलाउड यू टू मेक थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियो एंड दैट्स व्हाट यू कॉल्ड मोंटी कार्लो सिमुलेशन। उसमें आप क्या करते हैं, आप हर छोटे छोटे इंटरवल पे एक एनपीवी निकालते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स यानी हजारों सिनेरियोज आप बना सकते हैं। आपने कहा अच्छा मेरी सेलिंग प्राइस है 20, मैं ऐसा करता हूं कि अगर सेलिंग प्राइस 20 हो और वॉल्यूम 1 मिलियन भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी, तो 20 पे मैंने 5 सेल्स ये अपना वॉल्यूम के सिनेरियो बना लिए। फिर मैंने कहा अच्छा मेरी अगर सेलिंग प्राइस 19.5 हो जाए तो क्या होगा, फिर उन्हीं वॉल्यूम के साथ अच्छा अगर 19 हो जाए तो क्या होगा, अगर 20.5 हो जाए तो क्या होगा। फिर उसी के साथ आपने कहा अच्छा मैं एक इन्फ्लेशन का सिनेरियो अज्यूम कर लेता हूँ 5%, एक में अज्यूम कर लेता हूँ 5.5%, एक में करता हूँ 10, एक में करता हूँ 8। सो यू मेक्स डिफरेंट सिनेरियोज विथ डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी 5 सिनेरियो नहीं 5000 सिनेरियो बना लिया आपने। और फिर उन 4-5 हज़ार जितने भी 4-500 भी बना सकते हैं, 4-5 हज़ार भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंटरवल्स यू लुक एट, बिकॉज यू हैव द कंप्यूटिंग पावर एंड यू कैन डू दैट। अभी आपने हाथ से बैठ के तो नहीं करना, एक्सेल शीट्स पे आपने फॉर्मूलाज लगाए स्प्रेडशीट पे और सिमुलेशंस आपने रन की, मोंटी कार्लो डिफरेंट इंटरवल्स वेरिएबल्स उसे बता दिए, इन वेरिएबल्स पे मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज कॉम्बिनेशंस के साथ जो है ना आप हमें डिफरेंट एनपीवी सिनेरियोज की एनपीवी निकाल दें। तो अब आपने जो 4-5 हज़ार सिनेरियोज निकाले और उस सिनेरियोज में से लेट सपोज करें कि 70% 80% सिनेरियोज में एनपीवी पॉजिटिव आ जाती है, तो इमेजिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा ना कि आपने डिफरेंट सिर्फ 3-4 नहीं, आपने बहुत सारे सिनेरियोज को टेस्ट किया और 70-80% सिनेरियोज में एनपीवी पॉजिटिव है। हाँ 15-20% ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें नेगेटिव है। सो नाउ यू कैन गो इनटू द प्रोजेक्ट विद अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस as you know that what your exact risk is now, ठीक है। और वो कौन से सिनेरियोज हैं और वो सिनेरियोज आपने नोट किए कि वो उन सिनेरियोज में कौन से वो वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से एनपीवी नेगेटिव हो रही है, सो दैट यू कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड इंश्योर दैट उन सिनेरियोज के केस में फिर आपने क्या करना है वो आपके जहन में है। बाकी आप एक प्रोजेक्ट को बिल्कुल पूरा असेस करके ले जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस। हाफिज़ साहब, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन एडिक्वेटली? और ये हमने आगे एक्सप्लेन भी किया है रिकॉर्डेड लेक्चर में, यहाँ नहीं लेकिन आगे जाके आपको मोंटी कार्लो सिमुलेशन और वो बातें बताई गई हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस ही का एक रिलेटेड एरिया है मिसिंग फिगर्स। तो जब आप सेंसिटिविटी एनालिसिस के लेक्चर्स देखेंगे तो उनकी हेडिंग भी यही है, सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर मिसिंग फिगर्स की भी फिर आपको कुछ लेक्चर्स में हेडिंग मिलेगी, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस कैन आल्सो हेल्प अस इन असरटेनिंग मिसिंग फिगर्स। तो एग्जाम क्वेश्चंस का एक हिस्सा बेटा आप इसकी तस्वीर लें, ठीक है। मिसिंग फिगर एनालिसिस क्या है कि इसमें आपको एनपीवी बता दी जाए लेट से, और आपसे कहा जाए बताइए वो क्या प्राइस होगी जिस पे ये एनपीवी होगी। दैट एनपीवी कुड बी 0, कुड बी इवन अ पॉजिटिव फिगर। ये कहा जाए अच्छा बताइए वो क्या प्राइस होगी जिस पे, व्हाट इज अ मिसिंग फिगर क्वेश्चन। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन ये कहे आपसे कि जी what selling price should A Limited charge to earn a return of let's say 18% per annum. अब selling price is actually a missing figure, ये missing figure है
जो आपने आइडेंटिफाई करनी है। और यहाँ उसने एनपीवी बता दी कि बताइए उसने अर्न करना 18%, मीन्स इफ वी डिस्काउंट एनपीवी 0 एट 18% डिस्काउंट रेट, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 18% रिटर्न, ना उससे 1 रुपया ज़्यादा ना उससे 1 रुपया कम। ये जो मैं बात आपसे कह रहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जीरो एनपीवी क्या होती है। जीरो एनपीवी का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिला। जीरो एनपीवी का मतलब एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड रेट है वो आपको मिल गया, ना उससे 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। तो इफेक्टिवली इस क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि 18% को डिस्काउंट रेट माने, एनपीवी 0 रखें और वर्क बैक करके बताइए व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अब इस तरह का क्वेश्चन दो तरीकों से, या आप अपने अर्थमेटिक वे में इसको सॉल्व कर लें, मिसिंग वे में, अर्थमेटिकली x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस रख के सॉल्व कर लें, या आप इसको सेंसिटिविटी अज्यूम कर लें, आप एनी रीजनेबल नंबर फॉर सेलिंग प्राइस एंड देन यूज सेंसिटिविटी एनालिसिस। कि आपने लेट्स से एक अज्यूम कर लिया कि अच्छा लेट्स अज्यूम वो रीजनेबल नंबर आप बेस्ड ऑन द क्वेश्चन डेटा एक अज्यूम कर लेंगे, वो हमने डिस्कस किया हुआ है, लेक्चर्स में आपको मिलेगा। और आप कहें अच्छा मैं अज्यूम कर लेता हूँ सेंसिटिविटी एनालिसिस से सॉल्व करूँगा कि सेलिंग प्राइस लेट्स से 25 है, 25 पे एनपीवी 0 नहीं आई, डिस्काउंट किया और एनपीवी आ गई पॉजिटिव 12 मिलियन। तो आप सेंसिटिविटी के थ्रू क्या कर सकते हैं कि व्हाट एडवर्स चेंज इन सेलिंग प्राइस कैन टर्न माय एनपीवी टू 0। तो आपने अज्यूम की है लेट से 25 रुपये, तो आपको सेंसिटिविटी के थ्रू जब आपको परसेंटेज मिल जाएगी वो अप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कौन सी सेलिंग प्राइस पे एनपीवी 0 हो रही है ना। एनपीवी नेगेटिव आ जाए तो फिर वो उल्टा हो जाएगा कि नेगेटिव से 0 तक पहुंचना है तो इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो ये बात एक्सप्लेन की गई है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि एनपीवी तो आपको इफेक्टिवली दे दी या बता दिया गया एट व्हाट सेलिंग प्राइस या एट व्हाट मटेरियल कॉस्ट योर एनपीवी इज गोइंग टू बी 0 कह दे, या यूं कहे कि पॉजिटिव एनपीवी हो जाएगी लेट से आपकी 5 मिलियन। बताइए वो क्या सेलिंग प्राइस हो जिसमें 5 मिलियन की पॉजिटिव एनपीवी होगी। तो एनपीवी को 5 मिलियन रख लें 0 की जगह और वर्क बैक कर लें एंड फाइंड आउट, या तो अर्थमेटिकली वर्क बैक करें मिसिंग फिगर के हिसाब से x रख के और फाइंड आउट कर लें, या फिर आप सेंसिटिविटी के थ्रू फाइंड आउट कर लें। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस आल्सो हेल्प्स यू फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स। ये टॉपिक भी सेंसिटिविटी एनालिसिस के साथ कवर किया गया है। सेंसिटिविटी एनालिसिस की डिस्कशन के बाद फिर ये डिस्कशन सारी की गई है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गुड क्वेश्चंस दैट यू नीड टू कवर सेंसिटिविटी एनालिसिस के टॉपिक के अंदर। Is that okay? Is that clear to everybody? फिर इसी में हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं आपको, इनोवेटिव बिल्डर्स और जो है आपका क्या कहते हैं ये एक आध फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन भी करवाया गया है, उसकी डिस्कशन भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है मिसिंग फिगर्स तक की? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी ओवररन, हमारा क्लास टाइम था 11:45 to 1, हम 1:15 तक हो गए। तो मज़ीद डिस्कशन आज नहीं करते, नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपके पास हैं। इस सेंसिटिविटी के बाद IRR कैलकुलेशन, NPV IRR कन्फ्लिक्ट, फिर मॉडिफाइड IRR और फ्यूचर वैल्यूज़ की डिस्कशन भी की गई है लेक्चर्स में। वो भी एक आध क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको करवाए गए हैं, वो भी आप देख के आएंगे। फिर है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन इन कैपिटल राशनिंग। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करें ये बेटा इसकी भी एक तस्वीर ले मिसिंग फिगर्स की। सर स्टार केमिकल्स के सेकंड पार्ट में टैक्स कैश फ्लोज की सेंसिटिविटी आप निकालें बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने बताया है, आप सॉल्यूशन को ना देखें, उसमें उसकी सेंसिटिविटी निकालना बहुत आसान है हाफिज़ साहब। टैक्स की सेंसिटिविटी निकालें, एनपीवी अगर आपके पास आ गई है तो टैक्स रेट की सेंसिटिविटी आप
अपने हिसाब से निकालें, आप क्वेश्चन को ना देखें, उसने बड़े मुश्किल तरीके से निकाली हुई है। आप रखें एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ टैक्स कैश फ्लोज। टैक्स के कैश फ्लोज आपके पास हैं, टैक्स के कैश फ्लोज पेमेंट्स या सेविंग, उसकी पीवी निकालें, एनपीवी से डिवाइड करें और बड़े आराम से आपके पास वही परसेंटेज आ जाएगी जो बड़े मुश्किल तरीके से सॉल्यूशन में हुई हुई है। यानी सॉल्यूशन वो चूँकि इंग्लिश इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, उन्होंने अपने हिसाब से निकाली है, मैंने आपको इसका बहुत ही आसान फार्मूला बताया है। आप ऐसे कीजिएगा। इज़ दैट ओके? Yes, we include the tax saving of tax depreciation as well. Yes, all tax cash flows. हम तो जब अपनी वर्किंग करते हैं तो हम तो जो वर्किंग ऐसे ही बनाते हैं कि टैक्स डेप्रिसिएशन लेते हैं, टैक्स पीएनएल बनता है और टैक्स पीएनएल पे जो टैक्स होता है वो अप्लाई होता है, फिर वो एड बैक हो जाता है। बाज़ लोग ये करते हैं कि टैक्स डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग अलग निकालते हैं, वो भी टैक्स का हिस्सा ही है। तो अगर आपने ये किया हुआ है तो फिर आपने पूरे प्रॉफिट पे एक्चुअली टैक्स कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ, उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। अदर देन डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट पे अलग टैक्स लगाया हुआ है, डेप्रिसिएशन और गेन और लॉस की टैक्स सेविंग अलग ली हुई है। उन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा आपका टैक्स कैश फ्लो। यस, बिल्कुल ऐसे ही आप पीवी निकालेंगे जैसे पीवी आपने एनपीवी कैलकुलेशन में की है। अगर एनपीवी कैलकुलेशन में टैक्स एडवांस क्वार्टरली है, उस बेसिस पे डिस्काउंट हुआ है, तो यहाँ पीवी डिनोमिनेटर के लिए भी उसकी ऐसे ही पीवी निकलेगी। हाफिज साहब, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन कि आपने दोनों ही लेना है? Yes, you should follow the class method and you would reach the same answer. बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में पहुंच जाएंगे आप। और अगर आपने अलग भी किया हुआ है तो आप हर साल में वो टैक्स की पेमेंट्स और डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग्स वो दोनों ऐड करेंगे तो वो टैक्स के कैश फ्लोज बनेंगे आपके। इज दैट ओके? राइट। और फिर भी अगर आप ये ट्राई करें और आपसे ना हो, मुझसे डिस्कस करें, हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आई वांट यू टू ट्राई टू डू इट योरसेल्फ बिकॉज दैट्स हाउ यू विल डेवलप योर स्किल, राइट? अच्छा, अब नेक्स्ट वेबिनार में वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड यू विल कम प्रिपेयर्ड अबाउट IRR कैलकुलेशन, NPV, IRR, conflict and concept of MIRR, modified IRR. फिर NPV IRR कंपैरिजन भी हमने कराया हुआ है, वो भी आपने देखना है, राइट? उसके बाद है फ्यूचर वैल्यूज़ की भी एक कहानी है। फ्यूचर वैल्यूज़ जो डाई मॉरो वाला क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपने चीज़ें पढ़ के आनी है, राइट? और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। कब है रिज़ल्ट वैसे? इज़ दिस क्लियर? कितने लोगों ने वैसे CFAP के पेपर्स दिए हैं अभी? जून में किसी ने अटेम्प्ट दिए? This attempt is going to be, but this discussion is probably on, most probably दिसंबर से हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड, इफ़ नॉट तो अगले जून। तो हमने कंप्यूटर की तैयारी ज़रूर करनी है और हम 1-2 वेबिनार्स में आपको हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर जो आप उसको कैसे यूज़ करना है, उसके क्या कहते हैं कि टिप्स, प्रॉस, कॉन्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो यू शुड प्रैक्टिस and be mentally ready for computer based examination, which is actually more efficient, which is actually good, which is actually more practical in the sense that practically अब आप सारा काम वैसे ही कंप्यूटर पे कर रहे हैं।
तो या दीज डिटेल्स सनाउल्लाह कि हमें जाना पड़ेगा या हम घर से बैठ के कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको बताई जाएंगी इंशाअल्लाह। वाईकेप की तरफ से पूरी क्लैरिफिकेशन आएगी। जनरली रिमोट प्रॉक्टरिंग तो आईकेप कर ही रहा है, विच मीन्स दैट आप अपने पास बैठ के भी वो कर रहे हैं। सो बट फॉर दीज एग्जामिनेशंस लेट्स सी, कोविड में तो रिमोट प्रॉक्टरिंग भी हुई थी, यहाँ भी आपको पूरी जो भी डिटेल्स हैं वो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडेज वेबिनार एंड वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। यू कम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वेबिनार, और आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप नोट रखें। दिस वेबिनार इज़ एक्चुअली a platform for you to discuss and resolve your queries. So thank you so much. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में। अस्सलामु अलैकुम।